वेलकम बैक बच्चों विद अनदर टॉपिक। आज फिर अभी हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अनसोल्व 2019 का 346 ये सेट नंबर है एफजे। सेक्शन डी में हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। फोर्थ क्वेश्चन हमने पार्ट 2 वाले वीडियोज़ में डाले हैं और आज पार्ट 3 वाले में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से हैं, आप देख पा रहे हो। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहले ग्राउंड वेव क्या है, स्काई वेव क्या है, स्पेस वेव क्या है, व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट बाई ए सिंगल स्लिट। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब थ्योरी का पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे सी का एक और पोर्शन में भी दिया है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मेलॉस। एंड आफ्टर द लॉ ऑफ मेलॉस हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ 16 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन अ पोलरॉइड सच दैट कि द वाइब्रेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर is at an angle of 30 degree from the transmission axis of the polaroid, तो what will be the intensity of the transmitted light from the polaroid। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा था, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे पास आई नॉट की वैल्यू दे रखा है 16 वाट पर मीटर स्क्वायर, एंगल थीटा दे रखा है 30 डिग्री और ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पोलरॉइड यानी कि आई की वैल्यू हमसे पूछा है। डायरेक्ट फार्मूला होता है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, रख दिया हमने 16 कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, सोल्व कर लिया। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, तो 16 इंटू 3/4, 4 से ये काट दोगे 4 आ जाएगा, यानी 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा 5C के और वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसी में ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल था तो मैंने न्यूमेरिकल बता दिया। अब इसमें जैसे ये भी पूछ रखा था हमारा कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मेलॉस, तो एक्चुअल में लॉ ऑफ मेलॉस यही है। ये जो फार्मूला हमने अभी आपको लिखा ये लॉ ऑफ मेलॉस का ही फार्मूला है। ये जो है लॉ ऑफ मेलॉस से ही लिया गया है, लॉ ऑफ मेलॉस, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मेलॉस का ही फार्मूला है। लॉ ऑफ मेलॉस में ये बताया गया कि सपोज दैट कि ये हमारा कोई पोलरॉइड है, सपोज ये कोई पोलरॉइड है, इस पर कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक। सपोज उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जो लाइट इस पोलरॉइड के एक्सिस से इमर्ज आउट होगा यानी बाहर आएगा, उसकी इंटेंसिटी आई जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो जिस डायरेक्शन में हमारी ये लाइट ट्रेवल कर रही है उसके, और जो इसकी एक्सिस है इसके बीच का जो एंगल थीटा होता है उसको इलेक्ट्रिक वेक्टर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो दोनों के बीच के एंगल के कॉस वैल्यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये चीज़ हम लोग हटाते हैं तभी यहाँ पे आता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से आप रिपीट कर सकते हो कि इसमें ये होता है कि व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस पोलराइड पे, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होना चाहिए, पीपीएल होना चाहिए, इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइड, तो ये इंसिडेंट हुआ पोलराइड पे। देन द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, तो यहाँ से पोलराइड से जो लाइट हमारी इमर्ज आउट हो रही है उसकी इंटेंसिटी, ठीक। तो दिस रे इज इमर्जेंट रे, तो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इट मीन्स आई, ये आई है याद रखना, और जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट हम लोग लेते हैं। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन, ठीक है। क्या बोला मैंने, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन पोलराइजिंग डायरेक्शन ऑफ द पोलराइड, ठीक है। पोलराइजिंग डायरेक्शन ऑफ पोलराइड, अरे भैया लिख दो, एंड द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ मेलॉस है, उसी से ये रिजल्ट निकलता है कि जो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वायर थीटा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये फार्मूला हमारा निकल के आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक और चीज़ है इसमें होता है कि बेसिकली ये फार्मूला तो बना दिया गया, ये फार्मूला तो आ गया, लेकिन एक और होता है कि अगर
एक पोलरॉइड रखा है और लाइट हमारी इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, स्ट्राइक किया, तो जो इमर्जेंट लाइट होती है इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो उसके भी कुछ कंडीशन होता है तब हाफ होती है, वो सारे कंडीशंस भी हम आपको बताएंगे कि किस केस में ये हमारा जो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी हाफ होती है। तो ये कंडीशन भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बात की बात है, फिलहाल तो जो पूछा गया था वो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए एक एक क्वेश्चन ही आप लोग ट्राई करो धीरे धीरे घर में बैठ के। उसके बाद इसमें भी बाकी इस 5 वाले क्वेश्चंस में अब न्यूमेरिकल नहीं है, अब खाली आपके सामने थ्योरी का पोर्शन है कि ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट एक्सप्लेन द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन, ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग क्या होता है। तो हमने हमेशा आप लोगों को बता रखा है बेटा कि पीएन जंक्शन की अगर हम जब बात करते हैं, छोटा सा यहीं पे आ जाओ, कि जैसे ही हम सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन की बात करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं, तो पहले तो डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, जिसमें ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इसको हम लोग पी बोलते हैं और ये जो डंडा वाला है इसको हम लोग एन बोलते हैं। तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग में आपको कनेक्ट करना है कि कभी भी पीएन जंक्शन डायोड को, तो हमेशा याद रखना कि पी वाले इंड को प्लस टर्मिनल से बैटरी या सेल के जोड़ना होता है और एन वाले टर्मिनल को नेगेटिव इंड से जोड़ना होता है। अब ये जो हमारा अरेंजमेंट बन जाएगा ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का काम करेगा। जबकि यही चीज़ अगर हमें रिवर्स बायसिंग में जोड़ना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो P वाला इंड है और ये N है, P वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और N वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन डी का जो सारे पोर्शन होते हैं कंप्लीट होते हैं। अब बचा सेक्शन ई में भी हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन कठिन नहीं है। चलो एक क्वेश्चन बता देते हैं, इसका भी देख लो, आ जाओ। सेक्शन ई के एक क्वेश्चन पे करते हैं। तो सेक्शन ई के एक क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से है कि द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ ग्लास एंड डायमंड आर 1.5 एंड 2.5। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 1.5 और डायमंड का दे रखा है 2.4। तो हमने लिख लिया कि भाई छठे में हमारे पास दे रखा है कि ANG इज इक्वल टू 1.5 एंड AND इज इक्वल टू 2.4। पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड डायमंड। हमसे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड भी पूछा है। तो हमको एक कॉमन सा फार्मूला पता है कि अगर लाइट रे किसी मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करता है, व्हेन अ लाइट रे स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो जो 1 and 2 होता है, ठीक है, 1 and 2 कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रिस्पेक्ट में है, दिस इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस वाले फॉर्मूले से सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। कैसे कि हमारे पास ANG दिया है, तो ANG बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, एयर वाली स्पीड को C से लिख देते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VG की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि C/ANG, ठीक, ये आप लोग निकाल लेना। सिमिलरली जब डायमंड में स्पीड निकालना है तो वो निकल आएगा इसी तरीके से कि AND बराबर C/वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड C/AND। इस फार्मूले में वैल्यू रखो, क्योंकि हमें VD निकालना है, C पता ही होता है, C ना पता हो तो भैया लिख देता हूँ मैं 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बाकी AND की वैल्यू 2.4 दिया ही है, तो यहाँ पे 2.4 रखो, C के जगह ये वैल्यू रखो, यहाँ C के जगह ये वैल्यू रखो, ANG की वैल्यू 1.5 रखो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी में दूसरा पार्ट दे रखा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू ग्लास, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ग्लास के रिस्पेक्ट में, यानी GND हमसे पूछा है, ठीक है, कि ग्लास के रिस्पेक्ट में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपल सा फार्मूला होता है भैया कि भैया जो ये है इसकी वैल्यू ऊपर लिखो, यानी GND बराबर में AND डिवाइडेड बाई ANG। ये फार्मूले होते हैं बेसिक, आपको याद रखना है कि कभी भी अगर 1 and 2 लिखा है तो 1 and 2 का मतलब होता है कि AN2 डिवाइडेड बाई AN1, यानी ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही हो,
ठीक है। मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही हो तो लिखते हैं 1 एंड 2, यानी 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रिस्पेक्ट में। तो सेकेंड मीडियम का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर डिवाइडेड बाई फर्स्ट मीडियम का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखते हैं। उसी तरीके से अब ए एन डी भी हमको पता है कि 2.4 है और ए एन जी पता है 1.5 है, डिवाइड कर लेंगे, हमें आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो छठे का भी ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। उसके बाद इसी में आगे ये भी पूछा है कि व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, मतलब प्योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। उसके बाद इसी में और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप शोइंग द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो थ्योरी का पोर्शन है, आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन अब आगे आपको मिलेंगे मैक्सिमम आपके थ्योरी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब आपको खुद से ट्राई करना है ये सेट। एक क्वेश्चन और बचा है, जैसे यहाँ पे 9 एक क्वेश्चन हमको दिखा कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है, और कुछ यहाँ पे सवाल दे रखा है कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल 108,000 इफ 120 वोल्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी देन फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी आर के बारे में आपसे पूछा गया इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आप अपने आप ट्राई कर लोगे, 5 नंबर का है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दे रखा है कि ये कुछ सर्किट डायग्राम दिया है, एसी का क्वेश्चन है, रीडिंग ऑफ अमीटर पूछा है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर पूछा है, पावर फैक्टर पूछा है। आप देख पा रहे हो कि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू ये दे रखा है, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है। यानी कि अगर एल सी आर सीरीज सर्किट है और एल सी आर सीरीज सर्किट में इसकी वैल्यू अगर पूछा है तो सबसे पहले तो हम वी नॉट दिया है। ठीक, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, एल सी आर सीरीज सर्किट के लिए आपको बता देता हूँ मैं कि करंट निकालना है। भाई करंट ही अमीटर की रीडिंग होगी ना, करंट का मतलब अमीटर क्या रीड करता है, करंट। तो करंट कैसे निकालते हैं हम लोग कि करंट बराबर वोल्टेज अपॉन जेड, एलसीआर सीरीज सर्किट में। अब वोल्टेज में भी यहाँ पे हम लोग वीआरएमएस यूज करते हैं। कौन सा वीआरएमएस, क्योंकि जो अमीटर है आईआरएमएस करंट रीड करता है। अब वीआरएमएस कैसे निकलेगा, तो वी नॉट बाई रूट 2 से डिवाइडेड बाई जेड। जेड की वैल्यू सबको पता है क्या होता है कि एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से पहले पार रीडिंग ऑफ अमीटर आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, जेड जो है इम्पीडेंस होता है और जेड का ये फार्मूला होता है, सॉरी जेड जो होता है इम्पीडेंस होता है और जेड का ये फार्मूला होता है। अब बात आती है एक्सेल कैसे निकालेंगे, तो एक्सेल बराबर सबको पता होना चाहिए ओमेगा एल होता है। ठीक, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, चलो पाई में बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, यह है ओमेगा। एल हमारा इंडक्टेंस की वैल्यू है जो कि ऑलरेडी दे रखा है, तो ये एक्सेल हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर एक्सी की बात करें तो 1 अपॉन ओमेगा सी, इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक्सेल एक्सी इससे निकाल लेंगे, आर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे देखो आप ये कि वोल्टेज जो ये दिया गया है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्टेज जो है केवल इसका और इसका पूछा गया है। तो ये जो वोल्टेज निकलता है दोनों का, तो अगर आप इसका फेज़र डायग्राम अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इधर होता है, अब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इधर होता है। ठीक है, फेजर डायग्राम अगर आप लोगों ने याद रखा हो तो, यानी दोनों के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, सॉरी 180 डिग्री का होता है। करंट के रिस्पेक्ट में दोनों 90 डिग्री, यानी वोल्टेज ऑफ इंडक्टर 90 डिग्री आगे होता है, अब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 90 डिग्री पीछे होता है विद रिस्पेक्ट टू करंट। जबकि वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस करंट के ही फेज में होता है, सेम फेज में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नेट वोल्टेज यहाँ पे निकाला जाए केवल इन दोनों के लिए तो आता है वी एल माइनस वी सी। तो वी एल माइनस वी सी आप कैसे निकालोगे, ये देख लो। आई आर, आर का मतलब एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी, ये डिफरेंस ले लो, इस फार्मूले से निकाल लोगे। आई तो आप यहाँ पहले पार्ट में निकाल ही चुके होगे, वो आई ले लिया, फिर एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकाल सकते हो। अब बात आती है कि सर पावर फैक्टर भी दिया है, तो ये दूसरे पार्ट के लिए ये प्रोसेस है। तीसरे में आपसे पूछा गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर सबको पता है कॉस फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, अब ये कॉस फाई कैसे निकाला जाए, तो कॉस थीटा का जनरल फार्मूला क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस में हम वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस में हम लोग नेट वोल्टेज लेते हैं।
ठीक है। या अगर रेजिस्टेंस के टर्म में आप निकालना चाहो तो यहाँ पे R लेते हैं और यहाँ पे Z लेते हैं LCR सीरीज सर्किट के लिए, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो R/Z से। ये cos फाई ही हमारा पावर फैक्टर है, cos फाई को ही हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। बाकी आपको सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, सारे वैल्यूज़। बात है जी सर ओमेगा कहाँ से निकालेंगे, ओमेगा तो दिया नहीं है। तो सबको पता है ना कि जब v इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में दे ही रखा है कि v इज इक्वल टू 200√2 इंटू साइन 400t। तो इसको जनरल फार्मूला से कंपेयर कर लिया करो, v0 साइन ओमेगा टी। तो v0 की वैल्यू देखो आपके सामने कितना मिल गया, 200√2। ओमेगा की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना मिल गया, 400 मिल गया। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ से आप कंपेयर करके निकाल लो और उसके बाद इन सारे फार्मूलेज में जो मैंने अभी आपको बताया इन सब में पुट करते चले जाओ, आपको सारे आंसर निकल आएंगे। इस तरीके से 2019 का ये वाला सेट हमारा यहाँ पे एंड होता है। अब आपको वीडियो वॉच करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कुछ बच्चों की अलग अलग वो है कि सर डेरिवेशंस के वीडियोस डाल दीजिए, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेजेज आ रहे हैं। तो कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कुछ डेरिवेशंस भी मैं आप लोगों को बताऊँ और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊँगा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।